तो संविधान की अब अगली विशेषता पर हम लोग चर्चा करेंगे, और ये जो विशेषता है वो है विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान। दुनिया में जो भी संविधान बने, तो जब लिखित संविधान की बात देखें हम लोग, तो उसमें पाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो था, यहां पे जब संविधान लिखा गया तो केवल 25 अनुच्छेदों में ही पूरा संविधान बांध दिया गया। तो बात यह था कि वहां पे मूल बातों को ही केवल रखा गया था, लेकिन साथ में अन्य विधान बनाए गए। अमेरिका में दोहरा संविधान है, राज्यों का भी एक अपना संविधान है, और राज्य जो है उस पे अपने लिए नियम अलग अलग रखे हैं। भारत ने उस दोहराव को रोकने के लिए और एक कहो तो कंपाइल्ड करने के लिए संविधान का एकल रूप रखा और इस दोहरे वाले कॉन्सेप्ट को छोड़ दिया। इसके जगह पे इसने एक ही संविधान में बहुत सारी बातें रख दी। इसी में आपका राज्यों से संबंधित प्रावधान था, इसी में केंद्र से संबंधित प्रावधान था, इसी में केंद्र और राज्य के बीच का जो स्टेट है और यूनियन है, इसके बीच का जो रिलेशन होगा, इसको भी इसी में रख दिया। कुल मिलाकर इसके अलावा जो चीजें थी, इसके अलावा जैसे अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों में बात करें तो सीएजी, जैसे आपका जो यूपीएससी वगैरह है, न्यायालय है, सबका प्रावधान एक ही जगह कर दिया गया। इसके अलावा भी पंचायतों से संबंधित प्रावधान, जो पंचायत हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अर्बन लोकल बॉडीज हैं, यूएलबीज, उनके बारे में भी सारा प्रावधान जो था वो आपको इसी संविधान में कर दिया गया। तो इस तरह से जो हमारे पास संविधान आया, वो संविधान दुनिया का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। अब देखो, इतना बड़ा संविधान हुआ तो इस पूरे संविधान में जो चीजें आई वो 22 भागों में अलग अलग रूप से रखी गई। 22 भाग कहने का मतलब कि 22 जो था ये इसके चैप्टर हैं, एक तरह से जो आप किताब में पढ़ते हो। जैसे भारत का इतिहास अगर हम उदाहरण लें और उसमें अगर हम पहला चैप्टर लेते हैं और हमको मिल जाए कि ऐतिहासिक स्रोत, तो ऐतिहासिक स्रोत को एक चैप्टर माना गया और उसी में फिर अलग अलग बातें रखी गई। तो वास्तव में संविधान जो था उसमें 22 तरह के चैप्टर या भाग जो थे वो रखे गए। इसी को हम लोग 22 भाग या 22 पार्ट्स के नाम से जानते हैं। तो ये 22 भाग हैं। इन्हीं 22 भागों में जो मूल संविधान है उसमें 395 अनुच्छेद, याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है, 395 आर्टिकल्स का एक पूरा समन्वय पाया जाता है। अब देखो, संविधान के जो प्रावधान है, ये आप चूंकि मेंस लिख रहे हैं तो पता होगा, उनको अनुच्छेद कहा जाता है। कहीं कहीं पे इसको कुछ किताब जो है धारा के नाम से संबोधित करते हैं, लेकिन धारा आईपीसी के कानून में आता है, संवैधानिक प्रावधानों में धारा शब्द गलत है। ठीक है, 395 अनुच्छेद 22 भागों में रखे गए, और जो बातें इस अनुच्छेद में नहीं आ रही थी, इससे ज्यादा वो पार्ट अगर इधर उधर जा रहा था, मतलब मान लो कहीं पे किसी अनुच्छेद में अगर कहना हो कि राज्य के नाम आपको लिखने हैं, अब राज्यों के सारे नाम अगर एक अनुच्छेद में लिखते चले गए तो वो अनुच्छेद हो सकता है कि बहुत बड़ा हो जाता, और उसमें चेंजेस भी बराबर होते रहते हैं क्योंकि नए राज्य के तो बनते ही रहते हैं। तो इसी अनुच्छेद का जो विस्तार है, उस विस्तार को बताने के लिए अनुसूचियां या शेड्यूल का प्रयोग किया जाता है। अनुसूचियां को ऐसे समझिए कि जो बातें अनुच्छेद में पूरी तरह से नहीं आ पाई हैं, उनको बताने के लिए अनुसूचियां या शेड्यूल संविधान में रखी गई। हर एक अनुसूची किसी खास अनुच्छेद का विस्तार था, उसका अलग प्रावधान वहां पे बताया जाता है। इसी में ध्यान रखना है कि मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी, 4 और अनुसूचियों की आवश्यकता पड़ी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं।
4 बढ़ाए गए, टोटल 12 अनुसूचियां हैं। यही हमारे पूरे संविधान का विस्तार है और यहां से पीटी में क्वेश्चन बनते हैं। अब कैसे बनते हैं वो देखते हैं हम लोग अगले स्लाइड पे। देखो, जो क्वेश्चन बनता है, जो आपके पीटी में फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं अनुसूचियों और उससे संबंधित प्रावधान में। अब यूपीपीसीएस क्या कर रहा है कि इस अनुसूची को या तो डायरेक्ट पूछ रहा है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रावधान है किस अनुसूची में है, ये सीधा सीधा पूछ रहा है, या इसके अलावा वो मैच द लिस्ट वाले क्वेश्चन जो आप लोग पीटी में बनाए होंगे, सूची 1 और सूची 2, और यहां पे पूरा जो है एक तरफ लिस्ट दे दिया और एक तरफ विषय दे दिया। तो ऐसा वाला जो क्वेश्चन है वो यहां से यूपीपीसीएस में अभी पॉलिटी में लगातार पूछा जा रहा है। तो ये जो पूछने की परंपरा बढ़ी है उसमें आपको याद करना होगा। याद कैसे करें? तो अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो ये अपने आप याद हो जाएगा। जैसे हम लोग इसको देखेंगे पूरा, ये बहुत जरूरी है, वीवीआई टॉपिक है, क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी यहां से ज्यादा है, तो इसको रटना भी जरूरी है। अभी मैं चर्चा करता हूं, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, आप उसको एक बार ध्यान से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, कोडिंग बनाइएगा। अब देखिए, सबसे पहला जो है अनुसूची 1 उसको कहा गया। इस अनुसूची में भारत का जो अलग अलग स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, जैसे हरियाणा, राजस्थान, उसका और जो उसका एरिया, मतलब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जितना भी विस्तार है इसका पूरा वर्णन आपको इसी में दिखाई पड़ता है। ठीक है, पहला अनुसूची राज्य और उसका राज्य क्षेत्र का विस्तार। ठीक, दूसरी अनुसूची में फिर संवैधानिक पदाधिकारियों के जो जैसे राष्ट्रपति हैं, जैसे मान लीजिए सीए जी हैं, राज्यपाल हैं, इनके संबंध में जो बातें हैं उनको स्पष्टता से रखा गया है। तो इसका संबंध इनसे आ जाता है, इनके वेतन भत्ते विशेषाधिकार वगैरह का कुछ प्रावधान वहां पे लिखा गया है। ठीक है, अब इसके बाद जो है तीसरा, पहला राज्य, दूसरा राज्य में काम करने वाले अधिकारी। अब अधिकारी जो हैं उसके लिए तीसरा अनुसूची है और उसमें इनके शपथ का वर्णन है। ओथ का यहां पे उल्लेख मिलता है। जो शपथ है वो वास्तव में तीसरे से मिलता है, ध्यान रखना है। सौपथ, 3 अक्षर यहां पे भी है और ये तीसरा बनता है। यहां पे 2 अपवाद हैं, एक अपवाद है अनुच्छेद 60 और एक अपवाद है 159। ये क्वेश्चन है, 2 ऐसे संवैधानिक पदाधिकारी हैं जिनका शपथ का जो वर्णन है वो तृतीय अनुसूची में नहीं है, और वो कौन है? तो 60 में वर्णन मिलता है हमारे राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के लिए एक अलग अनुच्छेद है, वहीं 159 में जो मिलता है वो राज्यपाल का मिलता है। ये दोनों जो अधिकारी हैं इनके शपथ को संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों में रखा गया है। ठीक है, अब आते हैं अगला। इसके बाद चौथी अनुसूची में राज्यसभा के जो सीट हैं अलग अलग राज्यों से, जैसे उत्तर प्रदेश से लगभग 81, उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा 81 के आसपास सीट आता है राज्यसभा में, और जैसे सिक्किम वगैरह का है, एक है, बहुत सारे राज्य हैं जिसका है ही नहीं। तो कितना सीट होगा किस राज्य का वो निर्धारित करता है ये अनुसूची 4। और यहां पे एक बात और ध्यान रखना है कि जो राज्यसभा में सीट है वो सीटों का निर्धारण किया गया है जनसंख्या के हिसाब से, मतलब जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी वहां पे उतना ज्यादा सीट मिलेगा। ठीक, तो ये चौथा अनुसूची हो गया। 5वीं अनुसूची का जो संबंध है वो अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित है। ये अनुसूचित क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अनुच्छेद 244 वाले हैं और ये मध्य भारत से है। देखो, भारत में जनजातियों का अगर वितरण देखते हैं तो जनजातियों के वितरण में ये मेन जनजातियों से संबंधित है कि अगर जनजातियों के विवरण को देखें तो भारत के अगर हम
भारत का कुछ इस तरह से बनाए। तो भारत का जो ये मध्यवर्ती भाग है, इनको नियंत्रित करने के लिए जो प्रावधान रखे गए हैं वो 5वीं अनुसूची से निर्धारित होते हैं। लेकिन वहीं अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जो सेगमेंट आता है, जो आपका मणिपुर वगैरह, मणिपुर, असम, मेघालय वगैरह का जो सेक्शन है, ये पूरा पार्ट, इसको गवर्न करने के लिए जो आता है वो 6ठी अनुसूची 6th शेड्यूल में ये हमको दिखाई पड़ता है। तो दोनों में अंतर है। 5वीं अनुसूची मध्य भारत से है, 6ठी अनुसूची केवल नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से है, पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित है। दोनों में यही अंतर है। जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, अब 6ठी अनुसूची देखो, इसमें पूरे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये नहीं है, बल्कि केवल 4, पहला आसाम, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा और चौथा मिजोरम। केवल 4 राज्यों को गवर्न करता है 6ठी अनुसूची। कौन कौन सा हुआ? आसाम, ये पूरा आसाम का एरिया आ गया, दूसरा मेघालय, तीसरा त्रिपुरा यहीं पे छोटा सा है, और चौथा जो है वो मिजोरम नीचे वाला। ये जो 4 हैं, इनके लिए यहां पे जो जनजाति रहती है, उन जनजातियों के प्रशासन से संबंधित जो भी कार्य होंगे उस पे 6ठी अनुसूची का प्रावधान लागू होता है। यहाँ पे राज्यपाल को विशेष शक्तियां मिलती हैं कि वो इनसे संबंधित नियम कानून बना सके, और राज्यपाल इस संदर्भ में राज्य मंत्रिमंडल के परामर्श के बावजूद जो है अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है कि कहां पे, ये अभी आपका पीसीएस में पूछा था, यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स हुआ है, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में अभी ये आया था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, सीक्वेंस से तीनों चारों जुड़ा हुआ है इसी में। ना तो नागालैंड है, ना मणिपुर है और ना अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, मार्क करके चलिएगा। ये वीवीआई है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, लड़के यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। 6ठी अनुसूची और 5वीं अनुसूची के अंतर को समझते हुए, ये उसके बाद का है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची का बहुत महत्व है। 7वीं अनुसूची में ही केंद्र और राज्य के बीच में, अगर हम मान लें कि ये इंडिया का एक भारत है और भारत में हम कहें कि संघात्मक व्यवस्था है, तो संघ में जो ये नई दिल्ली है, इस नई दिल्ली और बाकी के जो स्टेट हैं, इनके अधिकारों और कर्तव्यों का जो विभाजन हुआ है वो गवर्न करता है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में ही कहा गया कि संघ जो है वो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाएगा इस पर, और राज्य जो हैं वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएंगे। वही एक समवर्ती सूची भी होगी जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का उल्लेख इसी 7वीं अनुसूची में दिखाई पड़ता है। अब आते हैं इसके विषय। तो देखो, सबसे ज्यादा जो विषय हैं वो संघ सूची में है, और वो मूल संविधान में 97 थे, 97 सब्जेक्ट दिए गए। ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, अब देखो सारे सब्जेक्ट कई बार खतरनाक क्वेश्चन आ जाते हैं, वो पूछ देगा सीधा सीधा कि निम्नलिखित में से कौन से विषय, निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची में शामिल नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब यहां पे आपको संघ का विषय अगर जब भी दिमाग में रखना हो तो ये ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय महत्व पहला, कि कौन कौन सा ऐसा विषय है जो कि राष्ट्रीय महत्व का है। जैसे रक्षा पूरे राष्ट्र से संबंधित है, जैसे संचार ये पूरे राष्ट्र से संबंधित है, कम्युनिकेशन। इसी तरह से डाकतार विभाग भी सेंट्रल के अधीन काम करता है। तो ये सब पूरे ऐसे विषय जो पूरे भारत से संबंधित हैं वो। दूसरा राष्ट्रीय महत्व, तीसरा एकरूपता, एकरूपता मतलब हर जगह एक ही जैसी सर्विस देनी उसकी जरूरी है, जैसे रेलवे।
रेलवे का हर जगह एक ही जैसा सर्विस दिया जाता है। तो ऐसे जो सब्जेक्ट रखे गए उनको आमतौर पे संघ सूची में रखा गया, पूरा याद नहीं रखना है। इसी में आ जाए, मान लो हम कह दें कि कृषि ये केंद्र सूची का है या राज्य सूची का, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कृषि जो है वो समवर्ती सूची का विषय, राज्य सूची का विषय है, लेकिन केंद्र द्वारा भी आजकल कानून बनाए जा रहे हैं। अभी अशोक दलवाई कमेटी आई थी, उसने कहा कि कृषि को उठा के समवर्ती सूची में रखिए ताकि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सके। ठीक है, तो कृषि हो गया, जैसे आपका पशुपालन हो गया। तो ऐसे जो विषय हैं वो राज्यों से संबंधित हैं और राज्यों को उस पर नियम बनाने का अधिकार दिया गया। तो इनका महत्व आप देखिए तो प्रादेशिक है, क्षेत्रीय है, इस पे अलग अलग नियम बनाने की जरूरत है। कृषि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो संघ सूची का जो विषय आएगा कौन सा नहीं है, तो कृषि, पशुपालन, अग्निशमन, लघु सिंचाई, ऐसे जो चीजें आएंगी आप खुद भी उसको अनुमान लगा के बना सकते हो। अब आते हैं कि जो संघ सूची का विषय था, ये विषय वर्तमान में 100 हो गया है। इसमें 3 विषय बढ़ाए गए, 3 विषय बढ़ाए गए। और ये बढ़ाने का जो काम हो रहा था, एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे विषय हैं जिसपे एक रूपता, जो यूनिफॉर्मिटी है, वो जरूरी हो जाती है। अब मान लीजिए आप आज मोबाइल यूज करते हैं और मोबाइल पे ही हम जैसे पहले देखे कि सर्किल बन रहा था कि कहीं पे महाराष्ट्र का सर्किल था, कोई गुजरात, ये जैसे कर्नाटक सर्किल का अलग हो गया, तमिलनाडु सर्किल अलग हो गया। अब यहां से जब उपभोक्ता दूसरे जगह जाता था, मतलब कि आज जो हमारी मोबिलिटी बढ़ी है, लोगों का आवागमन बढ़ा है, उससे क्या हुआ कि अब उसको मोबाइल नंबर भी उसी नंबर उसी जगह पे रिचार्ज करवाना है, वही टैरिफ लगेगा, जबकि यूज कहीं और करता है। तो लोगों में जो मोबिलिटी बढ़ी है, जो इंटरनेशनल कंपनियां काम करने आई, तो अब कह रही है कि नहीं, हम अलग अलग जगह पे अलग अलग कानून से नहीं चलेंगे, एक ही कानून दीजिए, काम करने में भी सुविधा होगी। तो ऐसे बहुत से कारण हुए जिसने कहा कि नहीं, अब सब चीज में एकरूपता लानी जरूरी हो जाती है। और इससे क्या हुआ कि केंद्रीय क्षेत्र में नियम कानून धीरे धीरे बढ़ने लगे। इसी का परिणाम था ये 97 से 100 होना। ठीक है, दूसरा, राज्य सूची के विषय जो थे, राज्य सूची के विषयों में कमी आई। राज्य सूची के विषय मूल संविधान में 66 थे। देखिए, सबसे ज्यादा विषय संघ सूची को था, दूसरा राज्य सूची को आया। लेकिन राज्य सूची के कुछ विषयों को हटा दिया गया। ये टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो थे वो 5 थे। ये 5 विषय राज्य सूची से हटाए गए, राज्य सूची से 5 विषय हटाए गए हैं। और वो हटाने का जो काम हुआ, वो काम होता है आपका 42वां संविधान संशोधन से। 42वां संविधान संशोधन से 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके द्वारा राज्य सूची के 5 विषयों को शिफ्ट कर दिया गया समवर्ती सूची में। ध्यान रखना इस बात को कि राज्य सूची में 66 से घटकर 61 हो गया। वहीं समवर्ती सूची में मूल विषय जिसपे केंद्र और राज्य दोनों बना सकते थे 47 था, वो बढ़कर अब हो गया 52। इसमें बहुत सारी विषय जोड़े गए, जैसे मापतौल जोड़ा गया, पर्यावरण संरक्षण जोड़ा गया, औषधियों से संबंध जो मेडिसिन है उससे संबंधित चीजों को अलग किया गया, विवाह तलाक जैसा जो कानून है उस पे भी अब कहा कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो ऐसे प्रावधानों को उठा करके समवर्ती सूची में लाया जाता है और समवर्ती सूची के विषय 47 से बढ़कर 52 हो जाते हैं। ये 7वीं अनुसूची से भी क्वेश्चन बनते हैं, कितने सब्जेक्ट अभी हैं या कितने मूल संविधान में थे, ये ध्यान रखना है। अब आते हैं आगे, अगले सेगमेंट पे आते हैं और वो है 8वां। और ये 8वां जो है वो है भाषा। भाषा, जो भाषा संविधान में रही, इसको भी बड़ा महत्व दिया गया। और यहां पे जितनी भाषाएं बोली जाती हैं उन सभी भाषाओं को संविधान में जगह नहीं मिला, लेकिन महत्वपूर्ण भाषाओं को संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो मूल संविधान में 14 भाषाएं जो थी वो रखी गई थी। याद रखना है, भाषाओं के लिए ये 8वीं अनुसूची और मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी।
धीरे धीरे भाषा का मान बढ़ा और 22 भाषाएं आज इस 8वीं अनुसूची में शामिल हो गई हैं। ठीक है, आज 22 भाषाएं हैं। अब इस 22 भाषा में जो सबसे लास्ट का विस्तार किया गया वो विस्तार किया गया 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा, और इसमें 4 को बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन चारों को जो था वो 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया और इनको संवैधानिक दर्जा मिला। जब संवैधानिक दर्जा मिलता है तो बहुत सारे बेनिफिट्स उसको मिल जाते हैं। बेनिफिट्स मतलब कि उसके विकास के लिए जो है केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्पेशल फंड दिया जाता है, उसके विकास के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया जाता है और भी बहुत सारे संरक्षण उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, तो अब अभी जो है भाषा 22 है, मूल संविधान में 14 भाषा थी, 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से। अब आइए 9वीं अनुसूची। यहां से जो 9, 10, 11, 12 हैं, ये चारों अनुसूचियां मूल संविधान में नहीं था, 4 अनुसूचियों को बाद में जोड़ा गया। देखो, पहले हुआ ये कि जब संविधान बना तो उस समय बहुत सारी बातों का अनुमान नहीं लगाया गया। ऐसा विचार हुआ कि चलो संविधान बन रहा है तो उसमें कोई दिक्कत तो आनी नहीं है, सब लोग प्रेम भाव से संविधान को लागू करेंगे और अपनाएंगे। लेकिन जैसे ही संविधान बना उसके बाद एक बहुत जटिल समस्या आ गई और वो समस्या था लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार की। लैंड रिफॉर्म का जो एक समस्या था वो संविधान के तुरंत बाद आ जाता है। लैंड रिफॉर्म में क्या हुआ, जमींदारी उन्मूलन के प्रयास जो थे वो स्वतंत्रता के पहले से ही शुरू हो गए थे। आप पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि बाबा रामचंद्र वगैरह थे, बिहार में स्वामी सहजानंद थे, ये इन लोगों का जो मांग था, राहुल सांस्कृत्यायन थे, इन लोगों ने कहा कि भाई जिनके पास अतिरिक्त भूमि है उसको आप जो है दूसरे भूमिहीन लोगों को ट्रांसफर करिए और फिर भूमि पर सबका अधिकार हो, न्यायपूर्ण अधिकार हो। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही भूमि सुधार के प्रयास शुरू हुए तो हमारे मौलिक अधिकारों में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। अब जैसे ही जमींदारों से जमीन मांगा गया तो उन्होंने संपत्ति के अधिकार के बिहाफ पर सीधा अनुच्छेद 32 का प्रयोग किया और सर्वोच्च न्यायालय में केस किया कि भैया हमारा संपत्ति हमारी इच्छा के बिना लिया जा रहा है। अब ऐसे केस जो थे वो हर एक राज्य में लगातार बढ़ने लगे। अब चूंकि संपत्ति किसी जमींदार को अगर संरक्षित कर देते, अब इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये जमीन का एक बड़ा सा टुकड़ा हो और इस टुकड़ा में 1000 लोग रहता हो, टोटल 1000 यहाँ पे लोग रहते हो, इसमें केवल एक आदमी जो बलवंत राय हैं, इन्हीं के पास इतना बड़ा टुकड़ा, ठीक है, और बाकी 999 लोग इतने छोटे टुकड़े में रह रहे हैं। ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि ये न्यायपूर्ण वितरण है, सबको बराबर मिल रहा है जमीन, तो क्या ये उचित होगा? नहीं। जमीन तभी उचित होगा जब जितनी क्षमता बलवंत राय के पास है उतना जमीन इनको मिले और बाकी लोगों को भी थोड़ा जमीन मिले ताकि आजीविका उससे चल सके, खेतीबाड़ी कर सके। इसी समस्या को देखते हुए हमने चूंकि कहा था कि हम न्यायपूर्ण वितरण करेंगे, लोकतंत्र लाएंगे, सभी को बराबर का अधिकार देंगे, तो इस तरह के जो बलवंत राय थे इनको कंट्रोल करने के लिए, इनकी संपत्तियों को अर्जित करने के लिए एक अलग 9वीं अनुसूची की जरूरत पड़ी और इसमें कहा गया कि जो भी कानून हम इस 9वीं अनुसूची में रख देंगे उस पे किसी प्रकार का ये जो 32 के तहत क्लेम है वो नहीं हो पाएगा, मतलब न्यायपालिका का हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, न्यायपालिका का हस्तक्षेप जो है वो नहीं होगा। ऐसे विषयों को ही 9वीं अनुसूची में रखा गया और ये बात ठीक पहले संविधान संशोधन जो 1951 में ही हो गया। देखो 1950 में संविधान बना और 1951 में संशोधन हो जाता है, तो ये 1951 में ये संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अभी वर्तमान स्थिति ये है कि 9वीं अनुसूची में भी
अब जो है न्यायिक समीक्षा हो सकती है, न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। और ये जो डिसीजन आया था ये आया था केहिलो केस इसको कहा जाता है, और इसमें कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 यही वो दिन था जब केशवानंद भारती का फैसला आता है। इसके बाद जो भी कानून इसमें जोड़े गए हैं उनकी समीक्षा हो जाएगी। तो अब ये ऐसी बात क्यों आ गई, वैसे पूछेगा नहीं पीटी में, लेकिन ध्यान रखना है कि राज्यों द्वारा क्या किया गया, अपने फायदे, राजनीतिक फायदे के लिए ऐसे ऐसे प्रावधानों को रख दिया गया 9वीं अनुसूची में, जिससे आम जनता का हित सुनिश्चित नहीं हो पा रहा था। जैसे तमिलनाडु में आज राजनीतिक कारणों से 80% से ज्यादा जो सरकारी पोस्ट है वो क्या है, रिजर्व है, आरक्षित है। तो ऐसे आप संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, और इसी के लिए केहिलो केस में इस चीज का 9वीं अनुसूची का पुनरीक्षण होता है। और 24 अप्रैल 1993 जिस दिन केशवानंद भारती का फैसला आया, अभी मरे भी हैं केशवानंद, उस दिन के बाद से ये 9वीं अनुसूची भी न्यायिक समीक्षा के लिए ओपन हो जाती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। अब आइए 10वीं अनुसूची पे चलते हैं। 10वीं अनुसूची का जो संबंध था उसमें क्या हुआ, 10वीं अनुसूची कि भारत में जो लोकतंत्र था उसका बड़ा ही मजाक बनाया गया। होता यह था कि राजनीतिक पद की लालसा के लिए कोई एक आदमी किसी एक पार्टी में कभी होता था, ये ए नाम का आदमी मान लो कि बीजेपी में है, अगर कांग्रेस वाले इसको कहते कि भैया हमारे साथ आ जाओ, हम आपको मंत्री बना देंगे, तो ये ए नाम का आदमी बीजेपी छोड़ के फिर ये कांग्रेस में चला जाता। और ये बात जो था बड़ा आम हो रहा था। जीतने के बाद प्रत्याशी फटाक से पार्टी बदल लेता था। तो किसी को ये जो राजनीतिक दल थे इनके लिए स्थिरता को बनाए रखने की बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए, राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने के लिए, राजनीतिक जो नेता है उनको नियंत्रित करने के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 द्वारा जोड़ा गया। और इसमें एंटी डिफेक्शन या दल बदल 2 से 10, ये याद रखना है, 2 से 10 और 2 से दल बदल 10वीं अनुसूची 52वीं संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया। हालांकि ये जो कानून है इसमें भी कुछ समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? तो इस पर जो अंतिम निर्णय लेता है वो लोकसभा अध्यक्ष लेता है या राज्य विधानसभा अध्यक्ष, और वो जो अंतिम निर्णय लेता है वो भी राजनीतिक दल से प्रेरित होता है। कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टी के अगेंस्ट में बोलता है तो यहां पे उसकी जो लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो भी कहीं ना कहीं प्रतिबंधित हो रही है। तो अब नया मांग किया जा रहा है कि इस दल बदल को बदला जाए। तो वो पीसीएस का मेंस वगैरह देंगे तब वहां पे चर्चा होगी। बाकी यहाँ पे 10वीं अनुसूची। और उसके बाद क्या हुआ, 11वीं और 12वीं अनुसूची की आवश्यकता पड़ती है 73वें संविधान संशोधन से, 73वें और 74वें संविधान संशोधन से। 73वां संविधान संशोधन 1993 24 अप्रैल, ये भी याद रखना है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रपति ने इसी दिन 73वें संविधान संशोधन को अनुमति दी थी। और इससे क्या हुआ कि 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है वो जोड़ा गया। और इसमें टोटल 29 विषय रख दिए गए पंचायतों को। 29 विषय कौन से हो सकते हैं ये भी एक बार दिमाग में आप रखिएगा। जो स्थानीय स्तर पर, जैसे कृषि हो गया, जैसे पशुपालन हो गया, जैसे लघु सिंचाई हो गया, जैसे पुस्तकालय हो गया, जैसे कल्याण किसका, महिलाओं का कल्याण, अनुसूचित जाति का कल्याण, अनुसूचित जनजाति का कल्याण, वृद्धों का कल्याण, विकलांगों का कल्याण। तो ऐसे विषय जो थे, स्वच्छता, तो ऐसे विषय इसी 29 विषय में शामिल हुए। ये 11वीं अनुसूची का प्रावधान था। ये अनुच्छेद 243 जी से जुड़ा हुआ है। 243 जी, ये भी पूछता है और पूछा भी गया है। ये अनुच्छेद 243 जी से जुड़ा हुआ है। जी से पंचायतों को काम, पार्ले जी वाला जी याद रख लीजिए, पंचायतों के लिए
तो 143 जी से जुड़ा हुआ है। अगला 12वीं अनुसूची, ये 74वां संविधान संशोधन से, और ये 74वां संविधान संशोधन भी 24 अप्रैल को ही राष्ट्रपति जो थे उनके द्वारा स्वीकृत किया गया था। मतलब डेट 24 अप्रैल ही याद रखना है। और इसी दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब पंचायती राज दिवस इसी दिन मनाया जाता है, दिवस 24 अप्रैल। और ये नगरीय निकायों से संबंधित है, लेकिन इसमें जो विषय है वो केवल 18 विषय हैं। मूल पंचायतों के लिए 29 विषय दिए गए थे। और इसका जो अनुच्छेद है वो W है, W फॉर वर्क से याद रख लेंगे, वर्क से याद रख लीजिए उसको कि 12वीं अनुसूची। तो इस तरह से ये अनुसूची वाला जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अनुसूचियों से यूपीपीसीएस ने अभी लगातार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको थोड़ा सा मार्क करके चलना है। वीवीआई टॉपिक ही इसको आप लोग मान के चलिए, इस पे थोड़ा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करना है। अब आगे आते हैं। अगला जो है, इसी में हम देखें कि पूरा संविधान जो है वो 22 भागों में विभक्त है। और इस 22 भाग को आमतौर पे क्या करते हैं हम लोग कि जब किसी किताब में दिखता है कंटेंट तो उसको ऐसे ही अवॉइड कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे या बाद में रटेंगे। लेकिन बाद में रटने का जो जब समय आता है उस समय इसको ध्यान नहीं देते हैं, और जब क्वेश्चन आता है तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अब ये आरओ का जो पेपर हुआ है उसमें भी यहां से क्वेश्चन बने हैं। जो 22 भाग संविधान के रखे गए वो भाग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पे आपको काम करके जाना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अब समझते हैं कि इसमें कौन सा भाग कहां कहां है और कौन से भाग को आपको ज्यादा फोकस करके चलना है। देखो, भागों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से संविधान में एक तरह से अगर हम कहें तो संविधान को एक जो था स्तरीय, संस्तरित, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर, दूसरे के ऊपर तीसरा करते हुए बहुत अच्छे तरीके से चीजों को रखा गया है। अगर हम देखते हैं तो पहले क्या करते हैं, देखो पहला जो भाग शुरू होता है उसमें बताया गया कि ये जो भारत है, ये भारत मतलब जो हमारा राज्य है, ये राज्य कैसा होगा। तो भाग 1 में इसके सीमाओं का विस्तार बताया गया कि भाई यहाँ पे सीमा होगी। राज्य का विस्तार बताया गया कि इतने राज्य होंगे, उनका विस्तार कहाँ कहाँ पे होगा, कोई नया राज्य है तो वो कैसे बनेगा। तो भाग 1 में सबसे पहली चीज को उठाया गया और वो था यहाँ भारत का भौगोलिक विस्तार और इसके राज्यों का विस्तार। ठीक, तो पहला भाग में ये देश बनाने का काम करते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा 1 से 4 तक का है आर्टिकल, इससे रिलेटेड है। अब दूसरे भाग में देखिए कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, जो भी आदमी हैं इस पूरे भारत में, वो कौन कौन से होंगे, मतलब कि इनका निर्धारण कैसे होगा कि ये भारतीय है। तो जो नागरिकता का प्रावधान था, सिटीजनशिप का प्रावधान, वो भाग 2 से सीधा सीधा दिया गया और पूरा डिटेलिंग उसकी की जाती है। अनुच्छेद 5 से 11 तक का प्रावधान नागरिकता में दिखाई पड़ता है। मूल प्रावधान जो है आपको 5 से लेके 10 तक दिखाई पड़ता है। ये बिल्कुल बेसिक है। 11वें भाग 11वें वाले पार्ट पे, 11वें वाले सेक्शन में संसद को यह पावर दे दिया गया, ऑथराइज कर दिया गया कि नागरिकता से संबंधित जो भी अब प्रावधान होंगे उस पे संसद ही जो है नियम बनाएगा। और इसी प्रावधान का प्रयोग करते हुए संसद ने 1955 में नागरिकता का एक डिटेल कानून भी दिया, जिसका कि अभी तुरंत संशोधन भी उसमें किया गया और उसी को संशोधन करके जो CAA वाला देख रहे हैं वो चर्चा में आ गया है। तो इस पे हम लोग नागरिकता देखेंगे तो वो चर्चा करेंगे। जब नागरिकता की पहचान कर लिए तो अब सबसे ज्यादा देखो, सबसे बड़ा जो पूरा भारत बन रहा था वो बन इसलिए नहीं रहा था कि हम राष्ट्रपति बनेंगे या हम प्रधानमंत्री बनेंगे या हम ऐसा कुछ कर लेंगे जिससे सारा पावर हमारे पास आ जाए। ये पर्पस नहीं था, बल्कि पर्पस ये था कि
भारत का हर एक आदमी जो अंग्रेजों की दासता से पीड़ित था, गुलाम था, शोषित था, उसको किस तरह से अधिकार मिले कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने जीवन का विकास कर सके। तो वो बात हमारे संविधान का उद्देश्य था। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए भाग 3 आता है और मौलिक अधिकार इन नागरिकों को इतना दिया जाता है इससे कि ये अपने जीवन का सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है, तो पहला भाग जो था वो भारत, दूसरा भाग भारत के नागरिक, तीसरा भाग जो आया वो इसके मौलिक अधिकार। भाग 3 में इसका संबंध 12 से 35 तक में है। डिटेल इसका मौलिक अधिकार में पूरा क्लास चलेगा तो बताएंगे। अब आओ, जब मौलिक अधिकार बन रहा था उस समय क्या हुआ कि जो मौलिक अधिकार बन रहा था उस समय क्या हुआ कि बनते बनते मौलिक अधिकारों का लिस्ट इतना बड़ा हो गया कि वो सारे लिस्ट जो थे वो अब इस मौलिक अधिकार की सूची में आ ही नहीं पा रहे थे। मतलब इन्होंने अधिकारों का एक पूरा जब खाका खींचा तो इसमें इनको लगा कि काम का अधिकार भी होना चाहिए, इसमें लगा कि जो शिक्षा है वो भी होना चाहिए, इसमें लगा कि अच्छा ये सब तो ठीक है, SC ST का भी कल्याण का कुछ प्रावधान होना चाहिए, और ये सब चीजें जुड़ती चली गई। लेकिन जब राज्य की स्थिति पर विचार किया गया तो ये पाया गया कि राज्य इन सब चीजों को भारत उस समय देने के लिए, जो नया स्वतंत्र राष्ट्र था जो 200 सालों की गुलामी के बाद आया था, वो क्या था, सक्षम नहीं था, सक्षम नहीं था। इसी सक्षम नहीं होने को देखते हुए हम लोगों ने एक नया प्रावधान जो था मौलिक अधिकारों के ठीक साथ में ही भाग 4 में जोड़ दिया, और वो था नीति के निर्देशक तत्व। और इसमें हमने ऐसे अधिकारों को रखा जो राज्य उस समय तो नहीं दे सकता था, लेकिन वो भविष्य में ऐसे अधिकार प्रदान करता अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने योजनाओं के माध्यम से। यही हमारा जो था वो नीति निर्देशक तत्वों का कॉन्सेप्ट था। ये कहां से आया, तो आयरलैंड से आया। अनुच्छेद 36 से 51 तक के प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों में दिखाई पड़ते हैं। अब आओ, इसके बाद क्या हुआ कि नागरिकों के अधिकार तो दे दिए, लेकिन नागरिक उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कितना योग्य है, या क्या वो भारत के राजनीतिक व्यवस्था को स्वीकार करता है, या CAA का विरोध करने के लिए जो है वो शाहीन बाग में नारा लगाता है, ये भी हो सकता है। तो ऐसी स्थितियां बन रही थी कि राज्य ने अब कहा कि नहीं, नागरिक को अधिकार तो दिए गए, ये अधिकार नागरिकों को दिए गए, लेकिन अब उसको कुछ काम भी एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, कुछ कर्तव्य का पालन करना होगा। और ये एक नया प्रावधान था जो भाग 4 को, ध्यान रखना है, भाग 4 को के द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। इसमें केवल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 को। इसमें केवल एक ही अनुच्छेद जो है वो रखा गया है, और वो है अनुच्छेद 51 को। इसको जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 से। स्वर्ण सिंह समिति एक आई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, अभी इस पे भी चर्चा करेंगे। स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति ने सिफारिश किया कि रसिया विकल्प जो चर्चा हम लोग कर रहे थे, USSR के तर्ज पर, पहले था ये खत्म हो गया, के तर्ज पर नागरिकों के लिए ये मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। ठीक, तो नागरिकों से संबंधित इतने प्रावधान शुरू में दिखाई पड़े। अब ये प्रावधान लागू कैसे हो, नागरिकों के अधिकार जो हैं उनको सुरक्षित कैसे किया जाए। जब ये बात आई तो इसको गवर्न करने के लिए अब बात आई सरकार की। तो यहां 4 के बाद से जो विस्तार दिखाई पड़ता है, 4 के बाद से ये राजनीतिक संस्थाएं या सरकार के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। ठीक, ध्यान रहेगा, बिल्कुल ऐसे ऑर्डर से पढ़ेंगे तो पूरा याद रहेगा। सबसे पहला भाग 5 आया, और भाग 5 में संघ के बारे में बताया गया। संघ मतलब जो संघात्मक व्यवस्था में इस नई दिल्ली में जो शासन कर रहा था
उसके बारे में बताया गया। इस पे कार्यपालिका कैसी होगी, विधायिका कैसी होगी, इसका न्यायपालिका कैसा होगा, ये सारी बातों को भाग 5 में रखा गया। डिटेल आगे करेंगे। और ये पूरा अनुच्छेद 52 से 151 तक दिया गया। ये रेंज जरूर याद रखिएगा। इस रेंज को याद रखने से तुक्का वगैरह लगाने में भी थोड़ा सहूलियत हो जाता है कि मान लीजिए पूछ दे कि राज्यपाल से संबंधित प्रावधान कहाँ है या नहीं है, राष्ट्रपति से कहाँ है, तो इसी रेंज में 52 से 151 में ही राष्ट्रपति के अधिकांश प्रावधान मिलेंगे, सारे प्रावधान। और एक दो अनुच्छेद इधर है 361 एक, नहीं तो मैक्सिमम प्रोविजन इसी में मिलता है। न्यायपालिका के प्रावधान सारे यही मिलेंगे, एक ही दो प्रोविजन आपको अलग अलग मिलते हैं। ठीक है। और इसके बाद जब संघ का इन्होंने निर्धारण कर दिया, फिर अगला भाग 6 में जो राज्य थे इनके बारे में डिटेल बताया गया कि राज्य का कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होगा, राज्यपाल के नाम से ही सारे शासन होंगे, विधायिका की कैसी संरचना होगी, द्विसदनीय होगा या एक सदनीय होगा, द्विसदनीय कैसे होगा, न्यायपालिका कैसी होगी, अधीनस्थ न्यायपालिका, वो सारा 152 से 236 के बीच में प्रोविजन डिटेल में दिया गया। ठीक। राज्यों के साथ में क्या था, राज्यों के साथ में आपने पढ़ा होगा राज्य पुनर्गठन आयोग। तो यहां पे एक थोड़ा सा चर्चा करते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग आपने पढ़ा होगा, अभी इस पे हम लोग आगे आएंगे, पीटी में पढ़ा होगा पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में अपना रिकमेंडेशन देता है। लेकिन इसके पहले जो देश बना, अंग्रेज छोड़ के गए थे, उसके पहले भारत में ABCD करके बहुत राज्यों का क्रम पाया जाता था। ABCD राज्यों का क्रम पाया जाता था। ए वाले मतलब राज्य जो कि ब्रिटिश नियंत्रण में थे, बी वाले देसी रियासत, सी और कुछ डी कमिश्नरी वगैरह थे। ऐसे राज्य जो ABCD वाले थे उनके लिए प्रावधान संविधान में था। जो संविधान चूंकि 56 से पहले आया था, तो भाग 7 में जो था वो ऐसे राज्य जो भाग ख के राज्य थे, ये ख वाला जो बी वाला समूह ख वाला जो था, उसके जो राज्य थे उसके लिए प्रावधान था और 238 नंबर अनुच्छेद उसके लिए दिया गया था। लेकिन ये 7वां वाला जो भाग था, 7th शेड्यूल, इसको बाद में डिलीट कर दिया गया, इसको हटा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन आया तो ये देसी रियासतों वाली जो सरकार थी उसका कोई मतलब रह ही नहीं गया। इसके बाद भाग 8 आता है, भाग 8, और यहां पे संघ राज्य क्षेत्र, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज मतलब दिल्ली, पौंडीचेरी, चंडीगढ़ वगैरह वगैरह का मिलता है। आज जो है हमारे पास कितने यूनियन टेरिटरीज हैं? केवल 8, क्योंकि दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, इन दोनों को, जो यहाँ पे गुजरात के तट के पास थे, एक इधर था दादर नगर हवेली और यहाँ पे दमन द्वीप, इन दोनों को अब मिला दिया गया है, ये दोनों अब एक ही हो गए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है ऊपर वाला, यहाँ पे 2 नए, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, दोनों यूटी बना है। तो 2 नए बने और 2 पुराने को एक साथ मिला दिया गया। अभी वर्तमान में 8 ही जो है यूनियन टेरिटरी है और 28 राज्य हैं, ये भी याद रखना है। 28 राज्य हैं, राज्य कम हो गया है। ठीक है। और इसमें यूनियन टेरिटरीज का प्रावधान जो है यूटी का 239 से 242 तक मिलता है। दिल्ली का प्रावधान भी इसी में 239 AA में NCR जो था, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का कॉन्सेप्ट यहीं पे जोड़ा जाता है। और इसके बाद आते हैं, जो अगला आता है वो है भाग 9। भाग 9 देखो, अब याद रखने के लिए या अपने दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि अच्छा पंचायत का तो प्रावधान जो है वो 73वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, फिर इसके लिए भाग पहले से फिट कैसे है, फिक्स कैसे है। तो बात ये था कि 7, 8 और 9 ये दोनों वास्तव में
अलग अलग बी, सी और डी कैटेगरी के स्टेट के लिए था, तो इसलिए भाग पहले से बना हुआ था, उसके अंदर का अनुच्छेद जो है वो बदलता चला गया। यही चीज हुआ है अब। तो डी जो था स्टेट, उसके लिए जो 9वां भाग था वो अब ट्रांसफर कर दिया गया पंचायतों को, और पंचायतों के लिए फिर वही 73वां संविधान संशोधन आया था। पंचायतों के लिए 73वां संविधान संशोधन आया था, 73rd, हाँ यहां लिखा भी है, 73वां संविधान संशोधन 1993 में आया था 24 अप्रैल को, और इसके साथ में 243 से लेके 243 ओ तक टोटल 18 अनुच्छेद जो थे, 16 अनुच्छेद जो हैं वो 16 अनुच्छेद यहां पे दिखाई पड़ते हैं, जोड़े जाते हैं। ठीक है, पंचायतों के लिए 16 अनुच्छेद यहां पे जोड़ दिए गए 43वें संविधान संशोधन से। उसी के साथ जो था 74वां संविधान संशोधन आता है, और नगर पालिकाओं के लिए भाग 9 क जोड़ा गया। अब जो है देखिए 9 क ख आया, क्योंकि एबीसीडी का कॉन्सेप्ट अब नहीं चल रहा था। 9 ख जोड़ा गया नगर पालिकाओं के लिए, और यहां पे पी से लेके जेड जी तक ये 18 अनुच्छेद दिए गए नगर पालिकाओं को 74वां संविधान संशोधन के द्वारा। अभी जब डिटेल करेंगे तो बताएंगे और भी बातें, लेकिन यहां बेसिक जान लीजिए कि 16 अनुच्छेद जो है पंचायतों के लिए है और 18 अनुच्छेद नगर निगमों के लिए है। 2 अनुच्छेद ज्यादा ही है उसको। इसी में एक और बात हुई, वो विस्तार था 9 ख, और ये 2011 की घटना है जब 97वां संविधान संशोधन आता है, और एक और चीज सहकारी समिति कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन का एक सब हेड जो है वो जोड़ा जाता है ख में। ठीक, सहकारी समिति बी से सहकारी समिति, और इसके लिए ये जेड जी से जेड एच से टी तक का पूरा प्रोविजन दिया गया। तो ये विस्तार हो रहा है। आगे भाग 10 जो है, भाग 10 ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों से है कि कौन सा एरिया शेड्यूल ट्राइब्स या शेड्यूल एरिया होगा, वहां स्पेशल कानून लागू होते हैं। जनजातियों के लिए पेशा एक्ट वगैरह लागू होता है, उसके लिए 244 और 244 को अनुच्छेद उसके लिए रखे गए हैं। ठीक है, ये लेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिएगा। अगला जो है संघ राज्य संबंध 11, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। देखो बात ये था कि अगर ऐसे भी याद रखो तो यहां पे 20 स्टेट था, यहां पे सी था, यहां पे डी था, उसके बाद क और ख जोड़ा गया, ये पहले से था। ये जो है उसके बाद ये सारे स्टेट का रिलेशन 11 में इनको बनाना था। आगे इसके बाद जो आया, अगर केंद्र और राज्य के बीच में किसी प्रकार का संपत्ति या वित्त का बंटवारा होता है, संविदा होती है और विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका प्रावधान कहां होगा? तो ये 264 से लेके 300 क तक में दिखाई पड़ता है 12वीं अनुसूची में। लेस इंपोर्टेंट है, लेकिन यूपी ऐसे चीजों पे ध्यान देता रहता है जहां पे आप पढ़ना नहीं चाहते हो, तो ये भी ध्यान रखना है 12वां वाला। और एक और चीज याद रखना है 300 क। 300 क इसी 12वीं जो 12वां भाग है वहां आता है, और यहां संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी जो था, जो पहले दिया गया था आर्टिकल 31 के द्वारा, और साथ में 19F में इसका उल्लेख मिल रहा था, वो जो था वो 76वें संविधान संशोधन, 76वें संविधान संशोधन के द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसको हटा दिया गया था, और संपत्ति के अधिकार को हटाकर इसी 300 क में रखा गया है, और ये मिलता है भाग 12 में। संपत्ति का अधिकार चूंकि संविधान में है, इसलिए ये एक संवैधानिक अधिकार है, संविधान से निकला हुआ है, इसलिए संवैधानिक अधिकार है।
साथ में ये इस पे केस किया जा सकता है, इसलिए ये एक विधिक अधिकार भी है। तो दो तरह के अधिकार हैं वो, लेकिन वो मौलिक अधिकार नहीं रह गया। मौलिक अधिकार की जो मान्यता थी उसकी वो खत्म हो गई। मौलिक अधिकार होता तो इसका मतलब कि एक व्यक्ति सीधा सीधा आर्टिकल 32 का यूज कर सकता था और सर्वोच्च न्यायालय में केस करता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ भाग 12 में ये सारे जो वित्त से रिलेटेड संबंध है वो दिखाई पड़ते हैं। भाग 13 ये भी उसी से रिलेटेड है कि नागरिकों को भारत में व्यापार वाणिज्य और समागम, मतलब इधर उधर जो भी मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं उसका फ्रीडम दिया गया है। ये 301 से 307 तक है, लेस इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। अगला 14 भाग 14 ये वीवीआई है, इसको याद रखना है। यहां पे आपको सेवाओं का उल्लेख मिलता है जो ऑल इंडिया सर्विस है, और ये 308 से 323 तक में इसका उल्लेख मिलता है। 8 में कुछ नहीं है। 309 में से ये शुरू होता है और 312 तक जाता है। 312 में जो है पहला भाग में 312 में नई अखिल भारतीय सेवाएं ऑल इंडिया सर्विस का गठन हो सकता है। ऑल इंडिया सर्विस वैसा सर्विस होता है जो केंद्र और राज्य दोनों को सेवाएं देता है। अभी 3 ऑल इंडिया सर्विस हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस का मतलब फॉरेस्ट सर्विस। और उसके बाद लोक सेवा आयोग के बारे में अगला जो है प्रावधान दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहीं पे आवश्यकता जो थी वो बनने लगी ट्रिब्यूनल्स की। तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भाग 14 जोड़ा गया, 14 क, और ट्रिब्यूनल्स मतलब ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए जो कि क्या करते कि कहीं पे जो कोई विवाद हो जाए तो विवादों के समाधान के लिए निर्णय देते, कहीं पे जो है वो मान लो प्रशासनिक डिस्प्यूट कोई क्रिएट हो रहा है तो उस पे डिसीजन देते। इन सारे ट्रिब्यूनल्स के लिए 300 क और 300 ख 2 अनुच्छेद रखे गए। एक में प्रशासनिक अधिकरण है क में, और ख में अन्य अधिकरणों की चर्चा है। तो ये भी 14 को भी ध्यान रखना है। अभी पूछा था ये दोनों, तो दोनों से रिलेटेड आ सकते हैं। अगला 15 में निर्वाचन का है उल्लेख, और निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग वगैरह आप देखते हो। 324 और 326 दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। इसी में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रावधान है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो था वो मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है, और मतदान का जो है वो 326 में दिखाई पड़ता है। वहीं 324 में निर्वाचन आयोग का पूरा डिटेल दिखता है। बाकी और भी 16 कुछ वर्गों के लिए, जैसे अनुसूचित जाति जनजाति वगैरह के लिए विशेष उपबंध, महिलाओं वगैरह के लिए बनाने का प्रावधान किया गया है। लिस्ट इंपोर्टेंट है। 15 बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। निर्वाचन 14 और ये अगला राजभाषा भाग 17 में राजभाषा का प्रावधान है। इसी में संघ की राजभाषा क्या होगी, राज्य की राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में विस्तृत उल्लेख किया गया है। और इसी में राष्ट्रपति को भाषा से संबंधित एक अलग अधिकारी की नियुक्ति की बात भी की गई है। अगला जो है 17 के बाद अगला 18 बहुत इंपोर्टेंट है भाग 18, क्योंकि यहां पे आपको दिखता है आपात उपबंध। यहां 352 से 360 तक के प्रावधान है अनुच्छेद के। 3 तरह के आपातकाल इसमें दिए गए हैं, आगे चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल 352 में, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राज्यों में आपातकाल, और 360 जो है वो वित्तीय आपातकाल है। तो यहां 3 आपातकाल भाग 18 में आपको दिखाई पड़ते हैं। अगला है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब है मिसलेनियस या विविध। जो पार्ट उसमें बच गए उसको यहां पे एक छोटा सा जगह देके रख दिया गया। लेस इंपोर्टेंट है। भाग 20 फिर से इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पे संविधान संशोधन का विस्तृत उल्लेख मिलता है, और केवल एक आर्टिकल अनुच्छेद 368, ये ध्यान रखना है, बहुत वीवीआई है, कई बार पूछा जा चुका है। अनुच्छेद 368 यहां पे मिलता है। इसके बाद जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, तो यहां ध्यान ये रखना है, अभी एक छोटा सा ये मान के चलिए कि यहां
जो 368 है इसमें केवल 2 प्रकार से संविधान में संशोधन हो सकता है, ठीक है। और ये जो दोनों प्रकार हैं इसमें जो अधिकारिता संविधान संशोधन का प्रारंभ होगा वो संसद द्वारा ही किया जाएगा। राज्यों को संविधान संशोधन पे काम करने का अधिकार नहीं दिया गया है। या तो संसद विशेष बहुमत से किसी प्रावधान में परिवर्तन करेगा या फिर राज्यों के सहयोग से, कम से कम आधे राज्यों के सहयोग से। तो इस पे डिटेल में आएंगे हम लोग संविधान संशोधन वाले टॉपिक पे। इसके बाद 21 वाले पार्ट में संक्रमणकालीन उपबंध है, कोई मतलब नहीं है इनका, लास्ट का है। और सबसे लास्ट का जो संक्षिप्त नाम है, प्रारंभ है, हिंदी में पाठ वगैरह कहा गया कि ये जो है वो उसका नाम भारत का संविधान होगा। राष्ट्रपति अगर चाहे तो इसके किसी पाठ में परिवर्तन वगैरह कर सकते हैं। तो ये संविधान के भाग आपको ध्यान रखने हैं और इसलिए मैं इसको बता रहा हूं या इतना डिटेल चर्चा किया कि यूपी पीसीएस ने इस पे अभी लगातार जो है क्वेश्चन बनाए हैं, एक ना एक क्वेश्चन रहता है। इसके बाद हम लोग संविधान के मूल जो अलग अलग चीजें हैं उस पर चर्चा करेंगे पहला। इसके बाद हम लोग प्रस्तावना देखेंगे और फिर नागरिकता और बाकी मौलिक अधिकार वगैरह पे चलेंगे। तो ये बेसिक का पूरा क्लास था जहां पे आपको भाग और जो था स्रोत वगैरह पे हम लोग मेन चर्चा किए हैं, अनुसूचियां देखे हैं। आगे हम लोग डिटेल में पॉलिटी को करेंगे। कम चीजों को यहाँ पे रखा जा रहा है ताकि याद करने में सुविधा रहे और क्वेश्चन मैक्सिमम आए, ठीक है। तो इस क्लास को यहीं पे मैं अब समाप्त करता हूं। थैंक्स।